वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो फाइनल एग्जामिनेशन है बोर्ड का 17 मार्च को जो होने वाला है, उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मनी। आपको सबको पता है कि पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, मगर पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई हलचल। तो उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं एमसीक्यू का सफरनामा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब यहां पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहां पे, सेंट्रल बैंक इज एन तो पहला क्वेश्चन है भैया हमारा, ध्यान देंगे यहां पे, सेंट्रल बैंक इज ए एन। क्या है सेंट्रल बैंक? तो हमें पता है सेंट्रल बैंक को हम लोग यहां पे आरबीआई भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग इसको यहां पे क्या बोल सकते हैं भैया, सुप्रीम बॉडी भी कह सकते हैं, या तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बैंकर्स बैंक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैंकर्स बैंक। और यहां पे सेंट्रल बैंक ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए, तो यहां पे सेंट्रल बैंक को और क्या कहा जाता है? तो सेंट्रल बैंक को एक और नाम से जाना जाता है भैया, एपेक्स, मतलब टॉप मोस्ट बॉडी। ठीक है, तो एपेक्स बॉडी में यहां बोल देता हूं, ठीक है ना। तो ये सारे नाम जो है किसके है भैया? सेंट्रल बैंक के। चलिए, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करें तो आरबीआई का जो एक्ट था वो बना था 1934 में। 1 अप्रैल 1935 से ये ऑपरेशनल हो जाता है, मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू कर देता है। और अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये आरबीआई जो है 1949 में नेशनलाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? नेशनलाइज्ड। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड है भैया? आरबीआई से रिलेटेड है या आपके सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है। तो इसमें से रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक या कमर्शियल बैंक, ये सारा कुछ भी आंसर नहीं होने वाला। क्या होगा भैया हमारा आंसर यहां पे? तो यहां पे आंसर होगा सर एपेक्स बैंक। ये समहाउ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। किससे रिलेटेड बेटा? बैंक से रिलेटेड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लीगल सर्विस रेशियो इज इक्वल टू, लीगल सर्विस रेशियो जो है वो किसके बराबर होती है? तो यहां पे ये सारी चीजें दी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। यहां पे सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। जब आरबीआई बैंकों से कहेगी कि भैया कुछ पैसा जो है वो आप कैश फॉर्म में हमारे पास डिपॉजिट करके रख दो, तो इसके कारण क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। मार्केट में लिक्विडिटी कम करना मतलब लोग जो है खर्चा ज्यादा कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा वैकेंसी ज्यादा कर रहे होंगे। उसको रोकने के लिए यहां पे सीआरआर को आरबीआई क्या कर देता है? बढ़ा देता है। बट इसी को वाइस वर्सा हम लोग बोल देते हैं, अगर मार्केट में लोग कम खर्चा कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? सीआरआर को यहां पे कम कर देगा। तो ये कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा होता है जो आरबीआई के पास कैश फॉर्म में हर बैंक का क्या रहता है? जमा रहता है। चलिए हम लोग बात करेंगे एसएलआर की। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है भैया? ये तो अदर देन कैश, बैंक अपने पास ही जो रिजर्व में पैसा रखता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे एसएलआर। क्या बोलते हैं भैया? एसएलआर। चलिए, तो हमसे क्या पूछता है कि एलएसआर मतलब लीगल सर्विस रेशियो किसके बराबर होता है? सीआरआर अपॉन एसएलआर होता है क्या? सीआरआर माइनस एसएलआर होता है क्या? एसएलआर माइनस सीआरआर होता है क्या? या सीआरआर प्लस एसएलआर होता है? यहां पे तो ये चार चीजें दी गई है। यहां पे लीगल सर्विस रेशियो का मतलब हुआ सीआरआर माइनस एसएलआर। क्या हो जाएगा भैया? सीआरआर माइनस एसएलआर। और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इकट्ठा कर ली यहां पे क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आगे बात करते हैं। वन ऑफ द मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, इनमें से एक जो है मेजर है मनी सप्लाई का। हम लोगों को पता है कि मनी सप्लाई हम लोगों ने 4 तरीके से पढ़ी है, M1, M2, M3 और M4। क्या इसमें से कुछ दिया हुआ? बिल्कुल सर दिया हुआ है। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी? इसका आंसर होगा यहाँ पे सी। क्या होगा भैया? आंसर यहाँ पे सी होगा। चलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनी इज अ मीडियम ऑफ, मीडियम ऑफ क्या होता है मनी अपने आप में भैया? तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। क्या होता है भैया? एक्सचेंज होता है। इसमें ना बार्टर सिस्टम आएगा ना कम्युनिकेशन आएगा। बार्टर सिस्टम को ही रिप्लेस करके हमारे यहाँ मनी सिस्टम स्टार्ट होता है। ओके, तो ये क्या होना चाहिए? मनी क्या होना चाहिए भैया? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि गलत तरीके से पैसे को बढ़ाना या गलत तरीके से पैसे को कमाना जो होता है वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज या
स्पेकुलेशन कहलाता है। ओके, मनी इज समथिंग दैट इज, मनी जो है वो कौन बताता है कि ये मनी है भाई? तो मनी कौन बताएगा भैया? तो मनी का मतलब ये होता है वो जो हर जगह क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मनी। मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्ट अगर हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग? मनी। तो आंसर क्या होना चाहिए भैया यहाँ पे इनके कंपैरिजन में? तो ये होना चाहिए आंसर इसका ए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, चलिए, वन ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, कौन सा ड्रॉबैक है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को हम लोग G2G या C2C कहते हैं, मतलब गुड्स टू गुड्स या कमोडिटी टू कमोडिटी का जो एक्सचेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बार्टर सिस्टम। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे, इसी के कारण यहाँ पे मनी एक्सचेंज सिस्टम जो है वो आया। लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स या लैक ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया? तो यहाँ पे ये होना चाहिए लैक ऑफ ट्रस्ट होता है क्या इसमें? नहीं भैया, लैक ऑफ ट्रस्ट तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां गुड्स के बदले में क्या कर सकते हैं हम लोग? गुड्स का एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहां बोलता है लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वन ड्रॉबैक पूछा है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स बोला है यहां पे, ठीक है? तो बोलता है लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब जो मेरी जरूरत है वो सामने वाले की जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा बोलता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब हुआ कि हम दोनों की जो जरूरत है वो सेम होनी चाहिए। लैक का मतलब हो गया नहीं हो, ठीक है? तो यहां पे बोल रहा है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और यहां क्या बोल रहा है? लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और लास्ट क्या बोलता है भैया यहाँ पे? लैक ऑफ गुड्स। तो ये दोनों तो यहां पे नहीं हो सकते दोस्तों। क्यों नहीं हो सकते भैया? क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम में ये दोनों चीजें तो आती नहीं है। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स। क्या होगा? लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। 7 बोलता है मनी ओवरकम्स द इश्यूज ऑफ द बार्टर सिस्टम, कांट से सेल्डम 0 या 1। बट मनी की हम लोग को पता है कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू तो होती ही होती है, ठीक है? इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे भैया? आंसर क्या होगा हमारा? 1। क्या होगा आंसर दोस्तों यहाँ पे? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बार्टर सिस्टम रेफर्स टू दैट सिस्टम वेयर इन, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। क्या गुड्स के लिए एक्सचेंज किए जाते थे? गुड्स आर नॉट एक्सचेंज एट ऑल। यहां पे तो एक बात ही नहीं कर सकते हम लोग। गुड्स आर एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक करेंसी। क्या डोमेस्टिक करेंसी? भैया डोमेस्टिक करेंसी आई नहीं थी बार्टर सिस्टम के समय पे, ठीक है ना? चलिए, और बोल रहा है गुड्स आर एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। भैया करेंसी थी ही नहीं, तो फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी की तो बात ही नहीं होती। तो यहाँ पे गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स जो है इसका मतलब ही होता था कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम। क्या होता था? बार्टर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम का कौन सा ये एक इसमें से टिपिकल कैरेक्टर है, ठीक है? अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट और अ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। तो ये बोल रहा है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो बार्टर सिस्टम है वो ये होता है कि भैया आपकी जरूरत और सामने वाले की कोई ना कोई जरूरत होना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोल सकते हैं भैया यहाँ पे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो आंसर क्या होगा सर यहाँ पे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी। मतलब हर जगह उसको एक्सेप्ट किया गया है, ऐसी कौन सी डेफिनेशन है मनी की? एनी गुड विच इज कॉमनली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ऐसा कोई भी गुड जो स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकता है, मतलब लंबे समय तक के उसकी वैल्यू बनी रहे, ऐसा कोई ऐसा गुड है क्या यहाँ पे? एनी गुड विच इज एक्सचेंज फॉर गोल्ड एज अ फिक्स प्राइस। अब ये गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस का हम लोग को याद आ रहा है भैया कि इसको हम लोग कहते हैं सर जी पैरिटी वैल्यू। कुछ याद आ रहा होगा भैया, एग्जाम पास में सब पता होना चाहिए हम लोगों को। एनी गुड विच इज एक्सेप्टेड टू द बैंक, सिर्फ बैंक उसको ले सकता है, ऐसा हो सकता है क्या मनी का डेफिनेशन का सिस्टम? और बोलता है एनी गुड विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द मनी, और ऐसी कोई सिस्टम जिसमें सभी लोग उसको इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या उसको हम लोग मनी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। सभी लोग अगर बोल दे कि ये मनी है तो हम लोग मान लेंगे, या तो सरकार कह दे कि इसको पैसा मानना है तो इसको मानना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। तो ऐसी मनी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं भैया? तो पेयर और पे के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो जाए ऐसी मनी को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फिएट मनी, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे फिड्यूसरी मनी। क्या कह सकते हैं भैया? फिड्यूसरी मनी। तो ऐसी देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है, ये मान लेते हैं ₹1 का कॉइन है और इसमें जो मेटल लगा हुआ है वो भी क्या है भैया? ₹1 का डला हुआ है, तो इसको बोल देंगे हम लोग यहाँ पे फुल बॉडीड मनी। चलिए दूसरा हम लोग क्रेडिट मनी की बात करते हैं। तो क्रेडिट मनी में क्या होता है भैया? ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ₹10, बट इसमें इसकी वैल्यू जो है 10 रुपए की नहीं लगी गई है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या भैया? क्रेडिट मनी। ठीक है ना। चलिए फिएट मनी का मतलब होता है सरकार जिसको कहती है आपको इसको करेंसी मानना है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फिएट मनी। ठीक है। अब फिड्यूसरी मनी का मतलब ये हुआ कि पेयर और पेई के बीच में जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन से एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फिड्यूसरी मनी। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका? फिड्यूसरी मनी। क्या होना चाहिए इसका आंसर? फिड्यूसरी मनी। ओके चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे भाई। अब ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 12 में फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर। कैसी होनी चाहिए? तो सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भैया? सेम। इक्वल इन द मार्केट, डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट इन द मार्केट, और बोल रहा है कि डिक्लेयर्ड एज द इक्वल बाय द आरबीआई। ठीक है। अब यहाँ पे फुल बॉडीड मनी का मतलब ये भी तो हो सकता है भाई कि जितना आप पैसा लगा रहे हो उसमें, मतलब जितना भी उसमें मेटल लगा हुआ है उसके बराबर ही उसकी मनी वैल्यू भी होगी, तो उसको क्या कहा जाएगा भैया यहाँ पे? तो यहाँ पे कहा जाएगा फुल बॉडीड मनी। क्या कहा जाएगा भैया? फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी के हिसाब से क्या होना चाहिए भैया? इक्वल इन द मार्केट, डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द गवर्नमेंट, सरकार का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, डिफरेंट इन द मार्केट, क्या अलग अलग होना चाहिए यहाँ पे, और ये बोलता है डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द आरबीआई। आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं है। ओके तो यहाँ पे अलग अलग मार्केट में हो सकता है उसकी अलग अलग वैल्यू हो। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? डिफरेंट इन द मार्केट। 10 रुपए में अलग लगेगा, 2 रुपए में अलग लगेगा, 5 में अलग लगेगा और 1 में अलग लगेगा। ओके चलिए तो इसका आंसर हमें क्लियर हो गया। आंसर नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इज अ, सप्लाई ऑफ मनी क्या कहलाती है? फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल कहलाती है, या रियल फ्लो कहलाती है, या तो नन ऑफ दीज कहलाती है। ओके तो हम लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ गया भाई कि ये जो सप्लाई ऑफ मनी है ये हमेशा स्टॉक वेरिएबल होता है। क्या होता है भैया? स्टॉक वेरिएबल। जब जरूरत पड़ती है तब आरबीआई क्या करता है? इसको यहाँ पे लॉन्च करता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया सर जी? यहाँ पे स्टॉक वेरिएबल इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इट इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा ये? यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स कमोडिटी वैल्यू ऑफ द मनी। अब क्या बोलते हैं भैया? अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं सर जी क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। क्या बोलेंगे भैया? क्रेडिट मनी। चलिए इसका आंसर हमें क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, मतलब आज नहीं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, बोलेंगे कि फ्यूचर में हम पैसा देना चाहते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कुछ महीने बाद, जब भी आप उसको पैसा देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। ये बोलता है मनी एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ। अब भैया यहाँ पे ये बोल रहा है कि मनी जो है डेफर्ड पेमेंट की तरह काम करेगी। बिल्कुल करेगी, क्योंकि आज ट्रांजैक्शन हो रहा है और इन फ्यूचर क्या करने वाले आप? उसकी पेमेंट करने वाले। तो इससे क्या मार्केट बन के आया या क्या मार्केट बनता है? तो उसकी हम लोग बात करते हैं। क्या कमोडिटी मार्केट बनता है, क्या फाइनेंशियल मार्केट बनता है, या दोनों मार्केट बनते हैं, या नन ऑफ दिस? तो यहां पे बनता है भैया फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे पैसा लगाओगे और पैसा कमाओगे। ओके चलिए तो क्या बनता है भैया? इससे फाइनेंशियल मार्केट बनता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द मेजर ऑफ मनी सप्लाई? कौन सा कंपोनेंट है जो मनी सप्लाई को यहां पे क्या करता है भैया? बताता है कि यही मनी सप्लाई है। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक और नन ऑफ दीज। तो हमें पता है हम लोग जो बैंकों में पैसा जमा करते हो, जब जरूरत पड़ती है पैसा निकाल भी लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं भैया? डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिमांड डिपॉजिट। याद रहेगा ना एग्जाम तक? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बैंक मनी इज दैट मनी विच इज, बैंक मनी वो मनी होती है जो कि प्रिंट बाय आरबीआई होती है,
प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट होती है, या जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन होती है, या तो यहां पे ये नन ऑफ दीज होती है। तो हमें याद रखना है कि बैंक मनी जो है हमेशा क्या होती है, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन होती है। क्या होती है, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन होती है। चलिए बहुत सही चल रहा है हमारा रिदम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, आगे बढ़ेंगे। हु सप्लाइज मनी इन इंडिया, कौन है जो जिम्मेदारी लेता है पूरे भारत में क्या करने का, पैसे को सप्लाई करने का? आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट है, या सभी है? तो इसमें सभी जो है इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं मनी की सप्लाई में। कहां भैया, इंडिया में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है भैया? चेकेबल डिपॉजिट आता है क्या, डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉल ऑन डिमांड, या फिक्स डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, या बोथ ए एंड बी? तो इसमें भैया ये चेकेबल डिपॉजिट और डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉल ऑन द डिमांड, ये सारी चीजें एक साथ इसमें आती है। चलिए तो आंसर क्या होगा सर, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स टू मनी सप्लाई ऑफ दीज, इसमें से 4 अल्टरनेटिव्स है। कौन कौन से? करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट, और करेंसी विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर ये होगा भैया, करेंसी विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए तो इतनी बातें हम लोग को याद रखनी है भैया। चलिए इसी के साथ आंसर हमारा सही, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे ही सफरनामा चलता रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। करना क्या है, एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है आप लोगों को मेरे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।